नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने 7वां भाग सुन लिया होगा। चलिए शुरू करती हूँ 8वां भाग। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली थी, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो, कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों पर डींग मार सकते हैं, जीत से सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनियापति को फटकारने लगी। ऐसा सुअवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज की बाजी धनिया के साथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए में कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो तुम भला कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा शरबत लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझुलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन कुछ बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं। धनिया ने जले पे नोन छिड़का, हाँ, काहे को भूख होगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए होंगे ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा, क्रोध पर अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं? तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी या नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता था। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इस व्यंग बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल न थी। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में। अभी तक गोबर नहीं आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा। बोला कि वह मदमाती छोकरी है ना जुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसी के पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढही देगा? धनिया ने कहा, अब वहाँ खड़े क्यों हो? गोबर सांझ को आएगा। होरी ने अब कुछ नहीं कहा, कहीं धनिया कुछ और न कह बैठे। भोजन करके नीम की छां में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लेट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह बर्दाश्त न कर सकती थी। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर वो पाथ डाले? रूपा उसे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी न ले जाती? सोना तो कलसा भर कर इटलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना अकेली क्यों गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास जाए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं दूंगी। हाँ हाँ, तू ही दुहेगी, और तो कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, सुलहो आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युक्ति और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसको आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युक्तियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अलहड़ कि शिशुओं से पीछे। लंबा, रूखा, किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्त, न केसों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध दूहकर रखेगी तब मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लूंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंके से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले, लेकिन बाल बंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह का कोई चर्चा नहीं करता, इसीलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती थी। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने के लिए राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खाली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी अभी उस पर 300 का कर्जा था। उस पर कोई 100 रुपए
सूद के बढ़ते जाते थे। मगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, उसमें 60 रुपए दे चुका था, पर ज्यों के त्यों 60 रुपए बने हुए थे। दाता पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और वो 30 रुपए के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव के नून तेल तमाकू की दुकान रखी हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 50 रुपए बाकी पड़े हुए थे। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पे मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक ढेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। यह 5 रुपए तो वह शगुन में देंगे, चाहे जो हो जाए। मगर अभी जिंदगी के बड़े बड़े 2 काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने से भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरफ का कष्ट उठाने से भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधा से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांत चारों तरफ से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था कि यही की यह विपत्ति अकेले उसी की सिर न थी, प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए कुल 3 साल हुए थे, पर दोनों पर 400 का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल का खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी न पाता था, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? साहिसा, सोना और रूपा दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय है, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते हुए देखा था। यह खबर सुनाने की सुखरुई उसे पहले मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर ही हिस्सेदार हुई जाती थी। यह उससे कैसे सहा जाता? उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना ने इस दावे को स्वीकार न कर सकी और बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय को बांधने की बंद करने लगे। चलो जल्दी से नांद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी है, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधूंगी। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत जल्दी लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। दोस्तों, अब मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी 9वें भाग में। धन्यवाद।